प्रिय विद्यार्थियों, कल हम जयसी की वीर्य वेदना पर चर्चा कर रहे थे। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको जयसी की वीर्य वेदना की अगली जो स्थितियाँ हैं उनके ऊपर चर्चा करूँगी। हमने अब तक देखा कि जयसी के वीर्य में जो उनकी संवेदनाएं थी वो विभिन्न विषयों के ऊपर थी, जिसमें रुदन का प्राधान्य था, वीरताप की अतिशयता थी। और आज हम देखेंगे कि प्रकृति के प्रति संवेदना में जयसी की विरह की क्या स्थिति है। जयसी की विरह विदग्ध पात्रों के साथ प्रकृति भी पूर्ण रूप से संवेदना प्रकट करती हुई जान पड़ती है। इसलिए पद्मावत में पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पुष्पलता आदि सभी प्राकृतिक पदार्थ विरही जनों के निकट संबंधी बन गए हैं और विरही जनों की व्यथा बड़ी तत्परता के साथ सुनाते हैं। इसी कारण नागमती की विरह संदेश को सुन सुनकर पक्षी उसके विरह की आग में जलने लगते हैं, वृक्ष अपने पत्ते गिराने लगते हैं। जैसे लिखते हैं, जेही पंखी के नियर होई, कहे विरह की बात, सोई पंखी जाई जेरी, तरवरे होई निपात। इतना ही नहीं, एक पक्षी तो केवल संवेदना प्रकट करके ही नहीं रह जाता, अपितु नागमती का संदेश लेकर सिंगल द्वीप तक जाता है और राजा रत्नसेन को नागमती की विरह कथा सुनाकर ही चैन लेता है। लेई सो संदेश विहंगम चला, उठी आगी सगरों सिंगला। कही संदेश विहंगम चला, आग लाग सगरों सिंगला। गरी एक राजा गोयरावा, बा अलोप अपने दिष्ट नावा। पंखी नावे न देखे पाका, राजा रोई फिरा के साका। इस तरह प्रकृति को, पशु पक्षियों को अपने साथ विरह की वेदना में जलते हुए दिखाया है। अगला बिंदु हम ले सकते हैं विरह की निरवलंबता। जयसी ने विरह की दशा के अंतर्गत विरही जन की निरवलंबता पर बड़ा विशद निरूपण किया है। इसीलिए रानी पद्मावती कह रही है कि वियोग की हवाई जैसे पेड़ का पत्ता बेचैन हुआ और टूट कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब यदि पेड़ ही उसे चूर चूर ठुकरा दे तो बेचारा किसी अन्य वृक्ष पे डाल पर जाकर आश्रय ले, अर्थात यदि अपना प्रीतम ही प्रिया को ठुकरा दे तो फिर उसे कहाँ शरण मिलेगी। आवा पौन बिछो कर पात पर विकरार, तरवर तजे जो चूर की, लागे के ही डर। जयसी के विरही जन अत्यधिक कृश हैं, यानी वो विरह में बहुत पतले हो गए हैं। जयसी ने विरह की पीर का व्यापक और ऐसा मार्मिक प्रभाव डाला है कि अपने विरही जनों की कृशता को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। इसीलिए विरह में बेचारी नागमती जलकर कोयला हो जाती है। उसके शरीर में तोले भर भी मांस नहीं रहता, रक्त की एक बूंद भी शेष नहीं रहती और विरह में उसका सारा शरीर गल गल कर क्षीण हो जाता है। दही कोयला भई कंत स्नेहा, तोला मांस न रही देहा, रक्त न रहा विरह तन गरा, रत्ती रत्ती हुई नैनन परा। इसी तरह पद्मावती भी प्रीतम के वियोग में सूख कर रस्सी जैसी दुर्बल हो जाती है। इतना ही नहीं, जयसी ने 30 त्योहारों के समय भी विरह की अधिकता का निरूपण किया है। हम देखते हैं इस बिंदु में कि जयसी ने विरह की पीड़ा को अत्यधिक उग्र और प्रचंड रूप में प्रदर्शित करने के लिए एक और पद्धति अपनाई है जो पूर्णतया मनोवैज्ञानिक है। क्योंकि प्राय संयोग के सुख, उत्सव, 30 त्योहार, पर्व आदि जब आते हैं तब उन अवसरों पर विरही जन अत्यंत बेचैन और व्यग्र दिखाई देखे जाते हैं। जयसी ने पद्मावत में भी 30 त्योहारों का उल्लेख करके नागमती की तीव्रतम पीड़ा और असह्य वेदना की अतिशयता को दिखाया है। अब हूँ निठुर आऊँ यही बारा, परब दीवारी होई संसारा। समी सखी झूमक गावे अंगमोरी,
हों जुरावे बिछड़ू मेरे जोरी। इसी तरह बिहारी ने उच्च विरही पात्रों की भी स्थिति बताई है। वो कहते हैं कि विरह निरूपण में सबसे बड़ी विशेषता जायसी की ये रही कि यहाँ राजा रानी जैसे उच्च और संपन्न पात्र भी एक साधारण पुरुष की और स्त्री की तरह विरह की पीड़ा को सहन करते हुए दिखाए गए हैं। इस कारण चित्तौड़गढ़ में अनेक दास दासी, नौकर चाकर, शूर सामंत आदि के रहते हुए भी चित्तौड़ की महारानी नागमती को वर्षा ऋतु के आते ही सबसे बड़ी चिंता यह है कि प्रीतम के बिना उसके घर छप्पर कौन छाएगा, और इसलिए वह कहती है, तपै लागी अब जीड़ असाठी, मोहि पीऊ बिन छाजन भई गाड़ी। कोरों कहा ठाठ नव साजा, तुम बिन कंत न छाजन छाजा। इसके अलावा विरह में सात्विकता का प्राधान्य है। जायसी ने जिस विरह का निरूपण किया है उसमें भोग विलास की प्रधानता नहीं है, अपितु सात्विकता की प्रधानता है। क्योंकि जायसी के सभी विरही वियोगाग्नि में जलकर इतने पवित्र, इतने विनम्र और इतने शुद्ध हो गए हैं कि उनके हृदय में गर्व एवं अहंकार लेश मात्र भी नहीं रहता। विषयों के प्रति तनिक भी रुचि नहीं रहती, अपितु वे आग में तपाए हुए स्वर्ण की भांति कुंदन बन जाते हैं। उनके रजोगुण और तमोगुण पूर्णतः वियोगाग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं और केवल सतोगुण की प्रबलता रहती है। इसी कारण विरहिणी नागमती भोगों के प्रति अपनी उदासीनता व्यक्त करती हुई कहती है, मोहि भोग सो काज न वारी, सोह दीठ की चाहनहारी। इतना ही नहीं, वह तो अपने शरीर को जलाकर भस्म कर देना चाहती है, और वह सात्विक कामना करती हुई पवन से कहती है, मेरी इस भस्म को चारों ओर उड़ाकर बिखरा दे, जिससे ये भस्म उड़कर उस मार्ग पर जा गिरे जिस पर मेरे प्रीतम अपने पैर रखकर चल रहे हों। यह तंजारों छार के कहों कि पवन उड़ाए, मकु तेहि मार्ग उड़ पड़े, कंत धरे जी पाए। विरह में जो सात्विकता और पवित्रता नागमती के हृदय में है विरह के कारण, वैसी ही सात्विकता और पवित्रता हम राजा रत्नसेन के हृदय में भी देखते हैं, जो विरह के कारण ही इन भौतिक कष्ट को सहन करता है। इस भौतिक कष्टों से भरे मृत्युलोक से कुछ क्षणों के लिए अमरलोक में पहुंच जाते हैं और सचेत होने पर पुकार उठते हैं, जब भात चेत उठा बैरागा, बाउर जनो सोई उठ जागा। आवत जग बालक जस रोआ, उठा रोई आज्ञान सुख हुआ। हो तो आहा अमरपुर जहाँ, यहाँ मरणपु आयों कहाँ। जायसी के काव्य पर विरह पर फारसी वर्णन पद्धति का भी प्रभाव देखने को मिलता है। जायसी के विरह में फारसी विरह वर्णन अत्यधिक परिलक्षित होती है, इसीलिए जायसी ने विरह में अतिशयता का उल्लेख किया है, प्रेम के पीर की आधिक्य का वर्णन किया है, और सबसे अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि सभी ही विरहों की आंखों में आंसुओं के स्थान पर रक्त की धारा बहने का वर्णन किया है। इसी कारण जब विरह की पीड़ा से बेचैन होकर रत्नसेन रोता है तो उसकी आंखों से भी खून की जड़ी लग जाती है। नैन ही चली रकत की धारा, कंथा बीजे भयो रत्नारा। कुहुक कुहुक जस कोयल रोई, रखत आंसू गूंची बन बोई। इतना ही नहीं, फारसी विरह पद्धति में प्रेमी जन अपने हृदय को कीमा बनाकर कबाब की तरह शलाकाओं में लपेटकर आग में भुना करते हैं। विरह सरागनी भूंज सी मासू, डर डर पर ही रखत के आंसू। इस प्रकार जायसी के विरह वर्णन में वेदना, व्यथा, पीड़ा का आधिक्य है। उसमें कोमलता, सरलता, गंभीरता भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है, और षड ऋतुओं एवं 12 मासे के रूप में प्रकृति का भी अत्यधिक सहयोग लिया गया है। इसके साथ ही चिंता, व्यथा, गुण कथन, मूर्छा, व्याधि आदि सारी दशाएं विद्यमान हैं। परंतु कवि ने प्राय अतिशयोक्ति और अत्युक्ति का सहारा लेकर
विरह व्यथा को खूब बढ़ाकर लिखा है। फिर भी विरह वर्णन बिहारी आदि रीतिकालीन कवियों की भांति मजाक की हद तक नहीं पहुंचा है। उसमें संवेदनशीलता और प्रभाव उत्पादकता अधिक है। उसके प्रत्येक शब्द में हृदय को दोलायमान करने की अपूर्व शक्ति है और प्रत्येक स्थल विरह की आकुलता, तड़प, आह और दर्द से भरे हुए हैं। अतः ये निसंकोच कहा जा सकता है कि जायसी ने बड़ी लगन, तत्परता, निष्ठा के साथ विरह का वर्णन किया है और उनकी विरह व्यथा में जड़ चेतन सभी को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता है। धन्यवाद।